आदाब, मैं परवेज आलम द संवाद के लिए। बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। लगभग 2/3 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। चुनाव अंतिम चरण में है। 15 दिनों के 78 सीटों के लिए अब चुनाव होना है। 7 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 को गिनती होगी। आज हम इस चुनाव में कुछ अहम बातें सामने आई। जो शुरुआती दौर में ये लग रहा था ये चुनाव एक तरफा है, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का कोई मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया चुनाव में कुछ बदलाव दिखने लगा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सा ऐसा नैरेटिव सेट हुआ ये चुनाव में महागठबंधन भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन के उभरा। दूसरी बात ये भी कहना शायद बहुत उचित नहीं होगा कि ये चुनाव सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच है। इसके अलावा भी कई गठबंधन हैं। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी का एक गठबंधन है। दूसरी एक अहम बात यह है कि 2 तरह के गठबंधन एनडीए के भी दिख रहे हैं। एक गठबंधन एनडीए में भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी का है। दूसरा कहा जाता है कि एक गठबंधन भाजपा और लोजपा का भी है। चूंकि लोजपा भी अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोजपा बार बार ये कह रही है कि केंद्र में हम उसके साथ हैं, हम नीतीश के साथ हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो इस चुनाव में समझने की जरूरत है। एक और बहुत अहम बात यह हुई, इस बार एमआईएम, असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली एमआईएम भी अपने को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाह रही है। उसने अपनी रणनीति में एक बदलाव ये कर दिया कि उसने भी एक गठबंधन कर लिया रालोसपा के साथ। बीएसपी, रालोसपा और एमआईएम का गठबंधन हो गया। तो ये चीजें बदल गई हैं। आज इस राजनीति को समझने के लिए हमने शहर के उन लोगों को आमंत्रित किया है जो एक लंबे समय से राजनीति की समझ रखते हैं और एक लंबे समय से चुनाव देखते रहे हैं, चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं हमारे साथ। हमने कुल 14 लोगों को बुलाया था, आज के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें अब तक कुछ व्यक्तिगत कारणों से नैयरुज़्ज़मा, बसंत कुमार राय, दीन रजा अख्तर, अधिवक्ता देवनारायण सेन और अधिवक्ता उदय भानु राय उपस्थित नहीं हो पाए। उनके कुछ निजी कारण थे, लेकिन जो उपस्थित हैं पहले मैं उनका परिचय एक बार करा दूं। हमारे साथ हैं सबसे पहले डॉक्टर कैप्टन एसआर झा साहब, जो किसी परिचय के मुताबिक नहीं हैं। एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, डेफ पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। उसके बाद हमारे बहुत ही हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राहुल मिश्रा उर्फ काजू मिश्रा जी हैं, जो पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं। इनकी अपनी एक सोच है पॉलिटिक्स में लेके। ये नब्ज को पहचानते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम देश दुनिया में कैसे बदलाव हो रहा है और क्या हो रहा है उसको समझते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं शैलेंद्र शरण जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। एक लंबे समय से बहुत सारे चुनाव इन्होंने देखे, बहुत सारे चुनाव इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लड़ा है। जीत हुई हार हुई ये एक अलग मसला है, और सोशल एक्टिविटीज में काफ़ी हिस्सेदारी रहती है इनकी। उसके बाद हमारे साथ हैं अशफाक आलम साहब, जो बैंक के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हैं, और उनकी भी अपनी एक समझ है, उनकी भी एक पकड़ है, राजनीति के बदलते समीकरण को समझते हैं। उसके बाद एक बहुत ही खास पैनलिस्ट हमारे हैं श्री एलपी नायक जी, जो एक सीनियर एडवोकेट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और अक्सर ऐसे चर्चाओं में शामिल होते रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं रजी अहमद तन्हा, जो एक रिटायर्ड अधिकारी हैं बिहार सरकार के, एक अच्छे साहित्यकार हैं और बिजनेसमैन भी हैं। फिर हमारे साथ हैं श्री सत्येंद्र शरण जी, एक सोशल एक्टिविस्ट एरिया में इनकी पहचान है, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खास तौर पे
स्पोर्ट्स की गतिविधियों में, खेल की गतिविधियों में इनकी अभिरुचि बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन राजनीति से भी इनका लगाव बहुत गहरा है। उसके बाद हमारे साथ एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं रहमान अली राकेश, जो एक साहित्य जगत में एक चर्चित नाम है हिंदी साहित्य में, और पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं। ये सारे पैनलिस्ट का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और हम इस राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि जिसको कहा जा रहा था कि कोई फोर्स ही नहीं है नीतीश कुमार जी को लेकर, जबकि ये भी कहना गलत होगा कि नीतीश जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में काम हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, परित्यक्ता, तलाकशुदा औरतों के लिए, और बहुत सारी योजनाएं भी चली, सड़कें भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखता नहीं था। लेकिन अचानक से महागठबंधन की रैलियों में, खास करके तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ दिखने लगी। तो ये क्या हो गया, क्या नैरेटिव सेट हो गया, और ये कि क्या ये इस बार भी चुनाव, बिहार का चुनाव किस मायने में है, क्या ये सिर्फ बिहार तक का चुनाव है या देश में किसी प्रकार का ये संदेश देगा, और किन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा, क्या किसी मुद्दे पे हो रहा है या ध्रुवीकरण की राजनीति फिर हो रही है। इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे अपने तमाम पैनलिस्टों के साथ। इसके लिए सबसे पहले हम डॉक्टर एसआर झा कहेंगे कि वो अपनी बात रखें। अगर पिछले 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण और कल के भाषणों को जो नीतीश कुमार ने दिया और होम मिनिस्टर ने दिया, इसको एनालाइज किया जाए तो इससे साफ पता चलता है कि एक कॉमन फैक्टर है बीजेपी जनित गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ जो काम कर रहा है। इनको लग गया था, बीजेपी को लग गया था कि जैसा कि अभी परवेज जी ने कहा कि बिहार के बहुत सारे लोग, खासकर दलित, महादलित और अल्पसंख्यक नीतीश कुमार से उतना नाराज नहीं है। कहीं कहीं सेक्टर में ये सोचा जा रहा है कि वो उन्होंने काम किया है, सड़कें बिछी हैं, बिजली बिल्कुल कंटिन्यूअस है, भले ही नल, हर घर नल पहुंचने का प्रयास किया गया नहीं गया है, लेकिन ऐसे काम हुए हैं। तो खासकर आदरणीय नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया कि हम नीतीश कुमार के प्रभाव से पार नहीं पा सकेंगे और बीजेपी वहां अपना रूल नहीं ला सकेगी। तो उन्होंने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ये तो रखा, लेकिन साथ साथ एक उनके जीत के लिए कैटलिस्ट के रूप में चिराग पासवान को दिया, खड़ा कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि चिराग पासवान बीजेपी के घर का उजाला है, लेकिन नीतीश कुमार के घर को जाड़ने वाला है, आग लगाने वाला। तो ये जो थीसिस चल रहा है वो दिनों दिन स्ट्रांग होता गया, और अभी इसीलिए बीजेपी किंग कर्तव्य विमूढ़ भी दिखती है कि ऐसे समय में वो करे तो क्या करे। उसका ये प्लान एक्सपोज हो रहा है और एक्सपोज हो चुका है। तो एक नई चाल उन्होंने चली। कल के भाषण में
होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो घुसपैठिए हैं उसको बिल्कुल बाहर निकालेंगे, और ऐसा कह के वो बंगाल में चले गए। तो उनके दिमाग में जो साइकोलॉजी है वो ये है, इस देश को एक कम्युनल स्टेट बना देना है, और उस लाइन पर जितने भी मूवमेंट हुए हैं अभी तक संविधान बदलने के खिलाफ। सर हम 1 मिनट आपको रुकना चाहेंगे। हम ये जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? क्या कोई बदलाव आया है? मुद्दा आधारित चुनाव हो रहा है या पहले की तरह जातीय या धार्मिक ध्रुवीकरण पे हो रहा है? ये क्या हो रहा है बिहार के चुनाव में? क्या नैरेटिव सेट किया? किसने पहला नैरेटिव सेट किया? हाँ, तो वही तो है कि उनके बैक ऑफ माइंड में जो वो है दिमाग ये कि पूरे देश को एक कम्युनल स्टेट बना दिया, हिंदू राज्य बना दिया जाए, तो उसको उतारने के लिए, उसको बिल्कुल ठीक ठाक करने के लिए, इस चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने सारा कुछ लगा दिया है। नीतीश कुमार कभी कभी बीजेपी के खिलाफ थे, उन्होंने यहाँ तक कि सेंट्रल सिटीजन रजिस्टर के खिलाफ भी उन्होंने कहा था, कल ही कहा कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे, किसी भारतीय को बाहर नहीं जाने देंगे, किसी को भी बाहर नहीं करेंगे, वो यहाँ आके रहे हैं। तो ये बड़ा सा रोड़ा है बीजेपी के दिमाग का कि इसको जब तक हम पूरा हराएंगे नहीं, बैक ऑफ माइंड में वही है कि नीतीश कुमार को हरा देना बीजेपी के दिमाग में है। इसलिए चिराग पासवान के विरोध कभी नहीं बोलता है, खाली ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हैं। चिराग पासवान हनुमान बन के बैठे हुए हैं, मेरे दिमाग से यही है। अब हम अशफाक आलम साहब के पास जाएंगे और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि सर इस बार नैरेटिव कैसा सेट हुआ चुनाव में, और ये नैरेटिव किसने सेट किया? देखिए, इस बार का चुनाव जो है, परवेज आलम साहब ने शुरू में ठीक ही कहा कि जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो ऐसा लग रहा था, खुद मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, एनडीए को बहुमत आसानी से मिल जाएगा। सीट भले ही आरजेडी और कांग्रेस को जो मिल जाए, मेजोरिटी उसकी आ जाएगी। अब तेजस्वी यादव के पीछे जो भी दिमाग रहा हो या खुद उसके दिमाग की उपज हो, उसने जो सबसे बड़ा मुद्दा पकड़ा वो मोदी जी से ही सीख लेके पकड़ा। 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम हर साल 2000 रोजगार देंगे, अब 2 करोड़, और सबके खाते में 15 लाख रुपया हम डालेंगे। ये आग की तरफ फैल गया और लोग जो है उसके ट्रैप में फंस गए। लेकिन तेजस्वी इस बात को जानता है कि बिहार में जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों का, और उसने ये दुखते हुए रख को जो है पकड़ा सोसाइटी का, और उसने कह दिया कि 10 लाख रोजगार हम देंगे। और अभी तक जो उसका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से भी हो उसको वो पूरा करेगा। उसका क्या उसका स्ट्रेटेजी होगा, कैसे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो बात की बात है, लेकिन वो ऐसा कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि हम ये 10 लाख रोजगार देंगे। और 10 लाख रोजगार बिहार जैसे स्टेट में पाने की आकांक्षा जो है बहुत सारे युवाओं में, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं। एक तो ये है कि ये उसका जो है काम कर गया है ये। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जितना भी कम्युनल एजेंडा है जो खुल के सामने आ गया है, इससे पहले भी ऐसा था और अब भी यह है कि जो माइनॉरिटी वोट थोड़ा बहुत नीतीश जी के साथ था, वो उससे भयभीत हो गया कि आफ्टर ऑल ये जो है मतलब एक ही सिक्के का 2 पहलू है। बेहतर है कि इसको कम्प्लीटली जो है इसको छोड़ दिया जाए और महागठबंधन का साथ जो है चल दिया जाए, और ये हम समझते हैं उसका सही स्ट्रेटेजी है। तीसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव जिन जिन मुद्दों को पकड़ रहा है वो सारी जो है कि जो आम समस्या है सोसाइटी की, वो उन मुद्दों को पकड़ रहा है, और जो उसके खिलाफ बोला जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो, नीतीश जी के द्वारा हो, वो उस तरह ब्लैटेंटली उसको जो है जवाब नहीं दे रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका भी बेनिफिट उसको मिल रहा है। हम समझते हैं कि इन्हीं मुद्दों को जैसे आपको ये मानना है कि तेजस्वी यादव ने नैरेटिव सेट कर दिया। कर दिया। हम जाएंगे शरण जी के पास।
आप क्या शरण जी ये सहमत हैं कि इस मामले में आगे बढ़ गए तेजस्वी यादव नैरेटिव सेट करने में और उस नैरेटिव को डिफेंड करने में एनडीए परेशान है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का नैरेटिव बिहार की जनता ने तय कर दिया। बिहार की जनता ने तय कर दिया है पहले से ही, क्योंकि सीए एनआरसी का जो मूवमेंट चला बिहार में, उस समय जो पूरे बिहार में राजनीति की गई उसने जड़ पकड़ा, और आज जो भी उसके ऊपर लबोलुबान चढ़ाया जा रहा है वो एंटी बीजेपी को वहीं से डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को, क्योंकि जनता इन राजनीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के संविधान का जो मूल स्वरूप है उस पर अटैक भारत की जनता बर्दाश्त न की है न करे। तो ये जो चेंज किया पूरा नैरेटिव वो रोजगार के शक्ल में आके आज खड़ा हुआ, तेजस्वी के मुंह से निकला। मतलब हिंदू मुस्लिम की जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स थी उसको रोजगार से तेजस्वी ने दबा दिया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आगे चल के सेंटर में ये अगर चलता रहा तो अगला इलेक्शन सेंटर में मोदी जी जाएंगे। ये नैरेटिव जो सेट हो रहा है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं हो रहा है, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए। तो आपका ये मानना है कि तेजस्वी यादव ने इसमें बाजी मारी नैरेटिव सेट करने में? बिल्कुल। और उसी नैरेटिव को अब ये डिफेंड कर रहे हैं और इनको भी मुद्दों पे आना पड़ रहा है। ये भी ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग हटके एनडीए भी जो है फारबिसगंज में जो भाषण मोदी जी का हुआ उसमें सिवाय जय जय जो भगवान का नाम लेके किए हों, लेकिन कहीं भी बहुत ज्यादा कॉम्युनल बात नहीं किए, क्योंकि उनको भी रोजगार की बात करनी पड़ी, नहीं तो फिर तो वही पुराना राग था। तो इस मामले में महागठबंधन की ये सफलता है, और वो सीए एनआरसी के जो राजनीति हुई थी उसको उन लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो संविधान बचाने की राजनीति है। और ये जो आज बिहार में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं आगे तक हमारा नैरेटिव सेट करेगा। तेजस्वी और महागठबंधन इसके लिए धन्यवाद का दूरगामी परिणाम होगा। बिल्कुल दूरगामी परिणाम, मतलब लोकसभा चुनाव में भी ये एक एजेंडा हो सकता है, होगा ही। अब हम चलेंगे राहुल मिश्रा जी के पास। राहुल मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश जी के कामकाज के बावजूद भी उनके खिलाफ एक जनमानस है? अगर है तो क्या कारण है? नीतीश जी से लोग क्यों नाराज है? और दूसरी बात जो निकल के आई थी, अभी कहे थे कि लोजपा को इसलिए खड़ा किया गया कि वो नीतीश को डैमेज करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं? और क्या इसके बाद ऐसा हो सकता है कि पोस्ट पोल एक और अलायंस हो? क्या इसकी संभावना भी है? ऐसा है कि हम शुरुआत करना चाहेंगे नीतीश जी के ही 2015 के एक भाषण से, 2005 के। उन्होंने कहा था कि 15 वर्ष हो गए, सत्ता परिवर्तन वैसे ही आवश्यक है जैसे रोटी अगर एक ही तरफ लंबे समय तक रह जाए तो जलने लगती है। 15 वर्ष यहाँ भी हो गया, परिवर्तन की आवश्यकता है। यहाँ परिवर्तन लोग चाहते हैं। रही बात, बहुत कम सरकारें ऐसी रही हैं जो काम नहीं किए हैं या उनको याद नहीं किया जाता हो कि उन्होंने ऐसा काम किया या नहीं किया। नीतीश जी का भी नाम उसमें ही शुमार है। नीतीश जी ने भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, लंबे समय तक काम किया। लेकिन एक जो कहा जाता है लीडर का क्या, अगर उसको शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, हु कैन लीड, राइट। नीतीश जी इधर लीड नहीं करना चाहते थे। चाहे अभी पिछले साल की बात है, सितंबर में पटना डूब गया, पूरी तरह से सरकार की गलती से डूबा, क्योंकि बाढ़ नहीं आई थी, बारिश का पानी था। लीडर शुड हैव कम आउट और आकर के कहना था कि हम हैं, हम देख रहे हैं, तो आपके लिए करते हैं कुछ। लीडर आए ही नहीं, लोग उस सड़ांध में जीने के लिए मजबूर रह गए लंबे समय तक। आते हैं फिर कोरोना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है कि आपकी सरकार को बदलने में कोरोना ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये बेरोजगारी जो आपका मुद्दा बना, जिस पर हम लोग लंबी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने नैरेटिव सेट किया या फला किया, एक्चुअली कोरोना ने नैरेटिव सेट किया। कोरोना ने भी नैरेटिव सेट किया बेरोजगारी का। ये जो प्रवासी मजदूरों की त्रासदी हुई, एक निर्णय से 4 घंटे में लॉकडाउन, तालाबंदी, ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि आप रेडियो बंद करना है, बस बंद कर दो अब रेडियो, अब टीवी नहीं देखना है। भाई हम लोग
इंसान हैं, कोई कहीं है, आप कैसे कह सकते हैं 4 घंटे में? फिर उसकी समीक्षा भी नहीं हुई कि क्या लॉकडाउन से हमको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अचानक उस वक्त लॉकडाउन खोल दिया गया जिस वक्त की ये चरम को छू रहा है। मतलब आप कहना कि अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ। अनप्लान्ड था, बिल्कुल अनप्लान्ड था। और उस अनप्लान्ड का भाई वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सड़क पर टहलती हुई 1600 किलोमीटर की यात्रा करती हुई 1.5 करोड़ हिंदुस्तान की जनता कह रही है, मैं कहां कह रहा हूं। लेकिन सैकड़ों ट्रेनें भी तो चली सर, उसके बाद तो मजदूरों को लाया गया। भाई आपने ट्रेन चलाई, मैं कह रहा हूं कि पैर तोड़ करके आप कालीन क्यों बिछा देना चाहते हैं कि आपको टखने के बल चलने में रेंगने में दिक्कत ना हो। मैं कह रहा हूं कि आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि आप चले आओ घर, होली का तो वक्त था, आप घर पर ही रुको, हम ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं। क्यों 1 हफ्ता आप नहीं रोक सकते? एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले क्या किया। ये वोट में बदलेगा ये क्या, या लोगों को बिल्कुल, ये गुस्सा? आक्रोश ही तो वोट बदलता है। मुझे फैक्टर होगा अगर सत्ता बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल। होती है। आज अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम अब थोड़ा सा हम, क्योंकि इस बिहार की राजनीति का असर हमेशा केंद्र की राजनीति पर पड़ता रहा है। बिहार की राजनीति का असर। बिल्कुल, हम लोग ही जनक रहे हैं और हमारा जो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हम ही लोग तय करते हैं कि कौन बनेगा, कौन राज करेगा। थोड़ा सा हमारा छोटा हो गया झारखंड अलग होने से, लेकिन उसके बावजूद हम लोग नैरेटिव तय करते हैं। उस जगह पर थोड़ा सा हम लोग को पीछे भी जाने की जरूरत है। यूपीए की सरकार में हम लोग कहा करते थे कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, मतलब टीवी के माध्यम से लगता था कि हो रहा है, तो हम लोग आजीज हो गए और हम लोगों ने सरकार बदली। आज टोटली जिन मुद्दों पर सरकार चुनकर आई थी, उन मुद्दों को, जैसे वो मुगलसराय स्टेशन अगर आपने कभी पार किया हो तो आने के पहले बहुत खटर पटर ट्रेन करती है, इतनी पटरियां बदलती है कि लोग समझ जाता है कि मुगलसराय स्टेशन आ गया। हम लोग तो बचपन से समझते हैं। तो ठीक वैसे ही सरकार मुद्दे बदलती चली गई, भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई मुद्दे पर आई। उसके बाद गाय हमारी माता हो गई, फिर गाय को परित्याग कर दिया गया, फिर पटेल साहब आ गए, पटेल साहब को चाइना भेज दिया गया, वो चाइना में रह गए। ऐसे करके मुद्दे बदलते चले गए और बदलते बदलते आज यहां तक हो गया। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, नहीं श्रीमान, अब बातें दूसरी आ रही हैं। अब ये है कि कौन सा हिंदू वही हिंदू है जो भाजपा के हिंदुत्व को टो करता है। जो हिंदुत्व हम लोगों ने सीखा वो हिंदुत्व नहीं है, अब वो खत्म हो गया। और रिलीजन, वो तो इस चुनाव का मुद्दा बन भी नहीं पाया है, नहीं बन पाया, क्योंकि लोग आजिज हो गए, तबाह हो गए। बीजेपी ने भी इसको इस चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। नहीं, आप क्या बात कह रहे हैं? अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने राम मंदिर बनवाया और आपको जय श्री राम नहीं कहने देना चाहते हैं, तो और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? एक आध जगह क्या ही इंसान, एक आध प्रधानमंत्री एक जगह भी अगर कहते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। काजू मिश्रा अगर अररिया में कहते हैं संवाद पर, तो हो सकता है 200 आदमी सुनते हो, और अगर बरांडे पर कहते हैं तो हो सकता है कि 20 आदमी सुनते हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। ये भारत के प्रधानमंत्री है, और जो जितनी इसमें शक्तियां हैं भारत के प्रधानमंत्री में, वो असीम है विश्व के पारिदृश्य पे भी से भी। तो इनको अगर इस तरह से देखेंगे तो सिर्फ ऐसे नहीं देखा जा सकता। ये बिहार के वोट को प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें आपको लग रहा है प्रभावित कर रहा है। जो 2 तरह के चुनाव हुए हैं, इनके साथ में राहुल जी के साथ में एक उदाहरण पेश करता हूं कि परसों तरसों दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यहाँ के लोग, वो लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, श्री राम की जय नहीं बोलना चाहते भाइयों। तो इनके स्टेटमेंट में मैं ये जोड़ना चाहता था कि कैसे नहीं यार, उनकी आवाज तो पूरे विश्व में गूंजती है। अब हम चलेंगे एलपी नायक साहब के पास। नायक जी एक सीनियर एडवोकेट हैं और विभाग बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं। नायक जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश जी से लोग क्यों नाराज हो गए? आपको क्या लगता है कि लोग नीतीश जी से नाराज हैं, इस वजह से परिवर्तन चाह रहे हैं?
क्या ऐसा है उन्होंने उनके अंदर कि लोग नीतीश कह रहे हैं कि लोग नीतीश जी से नाराज हैं? क्या लगता है कि बीजेपी को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीतीश कुमार की सीट पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लग रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस भी कुछ हो सकता है? क्या संभावना आपको नजर आती है? पहली बात, प्रवेश साहब, आपने विषय वस्तु को प्रवेश के समय में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र किया था। 2-3 मुद्दे नीतीश के लिए जो अभी रास्ते के रोड़े बन रहे हैं वो यूं है कि लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ये बेहुदा कहावत है। एवरीथिंग कैन नॉट बी फेयर इन पॉलिटिक्स, एटलीस्ट इन वार, इन लव इट यू कैन to some extent manage it, but in politics you can say everything is fair. It cannot be accepted as a whole. चलिए नीतीश कुमार की बात को ही हम तो बहुत महीन से एनालिसिस करें। नीतीश कुमार जी की बातें में हिपोक्रेसी का दर्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप CCA का, NCR का विरोध कर रहे हैं, नीतीश के खाते में क्रेडिट जाता है कि वो उतना भाजपा की तरह आक्रामक नहीं रही, CCA NCR में मॉडरेट रहा या कम से कम विरोध किया। नहीं, लेकिन उनके MP ने तो सपोर्ट किया। Not that is why I am coming to that point. There I am point, the hypocrisy lies there. तो you are राजनीतिक लोगों का एजेंडा होता अपना कुछ नहीं होता है जो जनता को भुलावे में रख सकती है, जिससे जनता रियल इशू को हटा करके कुछ सेंटिमेंटल इशू कुछ देरों तक रख सकती है, उसी मुद्दे को चुनते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन एजेंडा कि हम ये लागू करेंगे। वो जनता को खुश करने के एजेंडा में से 10-20 है, उसी में से 2-4 जो मोस्ट लुक्रेटिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट ट्रांजिटरी नेचर का होता है, जो स्वयं वो भूल जाएगा हमसे पहले, ऐसे मुद्दों को वो लेते हैं। अभी आपका NCR का जो मुद्दा था, इसमें हिपोक्रेसी आई। अगर जदयू का सांसद विरोध कर दिया गया होता तो राज्यसभा में ये NCR CCA का बिल पास नहीं होता। ये साइलेंस बहुत कुछ अल्पसंख्यकों जिसके रात दिन, डे इन डे आउट वो रनर होते हैं, ये पर्दाफाश कर देती है कि आप कहीं न कहीं बेईमानी कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, लेकिन ये बताइए आप कि अगर NRC को लेकर के, NRC पे स्टैंड को लेकर के अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक नीतीश कुमार से नाराज हैं, तो बाकी जो लोग हैं जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो किस बात को लेकर नीतीश कुमार? आई एम कमिंग टू द पॉइंट। तो पहले मेरा कहना था एक अच्छा तबका जो आपका वोट का कंपोनेंट है, उसको आपकी हिपोक्रेसी नजर आ गई। नंबर 1, कहीं न कहीं बेईमानी आपकी नजर आई, जो पकड़ सके, बुद्धिजीवी लोग पकड़ सके, तो वो एक स्केलेटेड कर गया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों, इसको नीतीश कुमार की छवि को डैमेज किया। दूसरा जो आम मुद्दा जो सबके साथ है, नीतीश के शासन को हम लोग 5 या 15 ABC ग्रुप में कर देते। ए का जो शासन था, फर्स्ट 5 ईयर, इट वाज मच बेटर एंड वी अप्रिशिएट अगर नीतीश उसी का एजेंडा को लेके चलते हैं। लेकिन सेकेंड में भी जो आया, उसमें भी आप देखें वो भाजपा के साथ नहीं रहा, मौका लेकर बदल गया। ही कैन जिसकी तेजस्वी ज्यादा पिया जो निंदा करते हैं, लेकिन कल तक उनका बांह संभाले, उनके साथ चले। तो नीतीश पॉलिसी में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ये छवि भी उसकी खत्म हो गई। ये छवि भी अब नहीं रही। जहां आपको मौका मिला, आप अपने इंटरेस्ट के लिए आपने कंप्रोमाइज किया है, तो ये भी उसको डैमेज किया। थर्ड, परवेश साहब, अभी जो नेक्स्ट ये 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर की बात है, इसमें आप देखिएगा कि जितने ब्यूरोक्रेट हैं जिस पर नीतीश का कल तक कंट्रोल रहता था, वो बिल्कुल बेछूट बेलगाम हो गया है। आपका शासन के प्रशासन के नाम पर भ्रष्टाचार एकदम जेनिथ पॉइंट पर आ गया है। और आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप शासक हैं तो आपको आंखें और कान खुली रखनी होगी। यू कैनॉट से RCP सिंह, देखिए इनके गाइड हो गए। वो एक छोटा उदाहरण हम दे रहे हैं, ये रिटायर्ड IAS हैं, इनकी लड़की अभी LP सिंह मुंगेर में थी, जो घटना आपको हुआ, एंड माइंड 24 आवर्स तक जदयू नीतीश इसलिए चुपचाप रहा, सस्पेंड नहीं किया कि सी हैपेंस टू बी द डॉटर ऑफ RCP सिंह। समझने वाले बुद्धिजीवी खूब अच्छा से समझते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टेन। राइट, मेरा कहना है कि करप्शन इतना ज्यादा आम आदमी को टच किया है कि उनकी योजनाओं को लाभ लेने जाइए, आपको बिना पैसा दिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। उनकी उज्ज्वला योजना लीजिए, उनका कैश क्रेडिट का योजना लीजिए, इंदिरा आवास का, एनी बेनिफिट स्कीम यू टेक, तो वो तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसके लिए
जब तक आप उसके लिए, हाँ सॉरी आई एम गिविंग इट टू अशफाक साहब। नायक साहब जो अभी कह रहे हैं उसका तो मैं 100% समर्थन कर रहा हूँ। इन्होंने एग्जैक्टली भ्रष्टाचार पर जो, वो मैं कहना भूल गया उस बात को। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। आप आज एक जमीन का म्यूटेशन करा के दिखा दीजिए हमको। आप आइदर टाइम लिमिट और पैसा, कुछ भी लिमिट उसका नहीं है, कितना मांगेगा आपसे। आप कहीं चले जाइए, आप जमीन का म्यूटेशन कराइए ऑनलाइन। ये गवर्नमेंट का काम है ऑनलाइन उसको कर देना। अगर आपका रसीद या आपका खाता खतिया ऑनलाइन नहीं हुआ है, उसके लिए क्या फीस है वो इस पर अभी नहीं बयान किया जा सकता। सर सवाल है कि भ्रष्टाचार कोई आज की बात तो है नहीं, ये सारे शासन कालों में होता रहा। यहाँ तक कि लालू जी के कार्यकाल में भी जंगल राज इनको कहा गया और बहुत इस तरह से कहा गया कि ये कोई और ये कभी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है चुनाव में। क्या इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है? ये मुद्दा बना 2005 में, जब नीतीश जी आए थे। उस वक्त उन्होंने, आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और एक एक ब्लॉक में, एक एक सिविल कोर्ट में और कलेक्ट्रेट में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया गया कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है इस नंबर पर आप फोन कीजिए। और उसका दहशत भी हमने देखा ऑफिसर्स में जाकर के, कितना दहशत था। लेकिन दूसरे टर्म जो नायक साहब ने कहा, ये स्लैकनेस आ गया और अब तो बिल्कुल ही मतलब रस्सी को काट दिया गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। और ये जो है कि लालू के टाइम में रहा है। देखिए सवाल है कि आदमी आज जब मतलब उससे अफेक्टेड हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, ये किस परसेंटेज तक, ये बहुत मायने रखता है। लालू के टाइम में फिर भी डर था ब्यूरोक्रेट्स को, आज बिल्कुल नहीं है। और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। उसके टाइम में तो तय था कि चलिए 200 रुपया दीजिए मेडिसिन हो जाएगा। आज कितने में होगा इसका कोई लिमिट ही नहीं है। I think I will prefer कि you allow a man to finish his expression. That's all. अभी अशफाक साहब ने मुद्दा उठाया और exactly he has snatched words from my mouth कि म्यूटेशन का बाद, मैं तो एक वाक़ियात को जानता हूँ एंड आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कहीं सुन रहे होंगे प्रशासन इसका नोट ले। एक छोटी सी ज़मीन का म्यूटेशन करने के लिए 10 लाख रुपया मेरे सामने पदाधिकारी ने मांगा और एज ए लॉयर हमसे आके पूछने आया, सर हमारे पास 2 विकल्प हम दे कि नहीं दे। आप ये कह रहे हैं? यस, ऑन रिकॉर्ड आई इनवाइट दे शुड एग्जामिन इट एंड आई हैव सजेस्टेड माय क्लाइंट यू पे रुपीज 10 लाख बिकॉज अदरवाइज करोड्स ऑफ प्रॉपर्टी वुड हैव बीन फिनिश्ड। The land brokers could have captured it. आप उस भ्रष्टाचार के भागी हो गए सर। Now where will we go? That is what I want to say you. Corruption, let corruption be there. Corruption has been a factor for all the administrators right from the beginning of the administration. हम मानते हैं पेशगी थी, प्रेमचंद के जमाने में इतिहास लिखा गया, but corruption has never been institutionalized. In the era of Nitish, corruption एक संस्था का रूप ले लिया है। That is what I want. The corruption institutionalized. You cannot go. Even the benefit, even the beneficiary schemes drafted, bid offered by Narendra Modi or Nitish Kumar has to, the beneficiary has to pay the price before enjoying the benefit, schemes of benefit. थैंक यू नायक जी। हम शैलेंद्र जी। And third thing, just let me finish. आपने एक फैक्टर कहा था, what is the attraction that narrative that that Tejaswi had? Do you mind? तेजस्वी ने अभी आई सपोर्ट ओबीसी ऑन वन ग्राउंड। ओबीसी ने सीमांचल के डेटा को देखकर भारत सरकार, बिहार सरकार को बता दिया कि यह सीमांचल के एरिया के साथ बेईमानी की गई है राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू डेट। उसने कहा 371 का अगर हमको पार्ट दीजिएगा तो 371 में हम यहाँ पर आयोग बैठाएंगे और पिछड़ा के डेवलपमेंट करने के लिए। इस तेजस्वी ने परसों इस बात को कहा, इफ आरजेडी वोटेड टू पावर, मैं सीमांचल एरिया के लिए पिछड़ा आयोग बैठाऊंगा, इसके डेवलपमेंट के लिए एक डेवलपमेंट विकास आयोग बैठाऊंगा। ये एक अलग नैरेटिव हुआ जो सीमांचल के एरिया को बहुत अच्छा अट्रैक्शन किया है। मैं शैलेंद्र जी का बात जानना चाहूँगा। शैलेंद्र जी, आप अक्सर आपका ग्रामीण क्षेत्र में दौरा रहता है, आप अक्सर रहते हैं अपने गाँव में, तो गाँव में क्या जो बातें ये बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है कि क्या गांव में का परसेप्शन ये है, गांव के लोगों का ये परसेप्शन है, या किस मुद्दे पे गांव में चुनाव इस बार होने जा रहा है? देखिए, क्या मुद्दा लोगों ने तय किया है? ये भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, क्योंकि इसको प्रतिष्ठीकरण कर दिया गया है। आज के क्या गांव के लोग मतदाता इस बात को समझ रहे हैं? मतदाता समझ ही तो रहे हैं। आज जो जय श्री राम
के नाम पर भी वोट नहीं पड़ने जा रहा है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट करने जा रहा है एंटी बीजेपी। क्यों? क्योंकि असल मुद्दे सतह पे आ गए हैं, भ्रष्टाचार आ गया है। लोग समझ रहे हैं आज के दिन में कि हिंदुत्व के नाम पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे ऐसे कुकृत्य को प्रश्रय दिया जा रहा है जिससे हम मर रहे हैं। हमको पंजाब से पैदल आना पड़ रहा है, हमको बॉम्बे से पैदल आना पड़ रहा है। ये भोग करके लोग सीख रहे हैं। अभी तक लोगों को था कि कुछ बोल दिया हिंदू के नाम पर, एक भावना भड़का करके वोट ले लिया। लेकिन ये कोरोना और ये भ्रष्टाचार, ये दोनों चीज ऐसा है कि लोगों को समझा दिया कि नहीं, सिर्फ हिंदू बोल के ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। कोरोना मिसमैनेज हुआ, कोरोना में मैनेजमेंट और भ्रष्टाचार का प्रतिष्ठीकरण, ये दो ऐसे फैक्टर है जिससे कि एक एक आदमी, गांव का एक एक साधारण आदमी प्रभावित है और वो इसको समझ रहा है और इसीलिए महागठबंधन को वोट देगा। तो आपको ये लग रहा है कि महागठबंधन को वोट देगा? लग रहा है ये परिवर्तन, ये लग रहा है कि परिवर्तन होगा ही। हम चलते हैं रजी अहमद तन्हा साहब के पास। तन्हा साहब, आप बुद्धिजीवी भी हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से भी आते हैं, और जहाँ तक मेरी समझ है नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 25,000 की एक मुश्त राशि है, बहुत सारे हॉस्टल्स बनवाए गए, बहुत सारी चीज़ें इनके राज्य में हुई हैं, 7 निश्चय में भी उनका अच्छा खासा ये है। इसके बावजूद भी अगर ये कहा जा रहा है कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव को लेके लोगों में क्या अट्रैक्शन है, क्या आकर्षण पैदा हुआ है? तेजस्वी यादव ऐसा क्या कह रहे हैं कि लोग अगर भीड़ बातें वहां जमा हो रही तो क्या क्या सोच के क्यों लोग उधर की तरफ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी की बात है, एक पहले उनका आभा मंडल होता था, अच्छा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई कि उनके चेहरे का नकाब उतर गया। और सबसे जो टर्निंग पॉइंट रहा कि उन्होंने जो है लालू जी को साथ जो है महागठबंधन किया, सरकार बनाई, बीच में रातों रात छोड़ के वो निकल गए तो उनकी समाज में विश्वसनीयता खत्म हो गई। उनकी साख को धक्का लगा। नहीं, उनकी जो है विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई। लोगों ने ये समझ लिया कि वक्त आने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो है किसी की जान लेने की बात भी होगी, उसके भी नहीं होते। आम जिंदगी में, सियासत में कम से कम जो है एक मॉरलिटी तो चाहिए। हम बुरे हैं, ठीक है, बुरे ही हम रहे जो है, लेकिन ये इस करवट उस करवट तो क्रेडिट तो आपका खत्म हो जाएगा। तो आज लोगों को नीतीश की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? काम उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम भी किया, बहुत ख़राब काम भी किया, लेकिन आज उनको काम की बुनियाद पर वोट देने वाला एक आदमी नहीं। एक बात मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार से क्या इसलिए नाराज है कि वो बीजेपी के साथ है, या पर्सनली नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं? अच्छा, एक बात हम कहना चाहेंगे, जितनी भी योजनाएं चलती हैं अल्पसंख्यक के नाम पर या बहुसंख्यक के नाम पर या जनरल सामान्य विकास योजनाएं चलती हैं, तो उन योजनाओं का क्या हाल है? आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कागजी सतह पर कुछ होता है और ज़मीनी सतह पर कुछ होता है। आपको उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए उससे दुगना खर्च करना पड़ता है। साहब, बिजली तो घर घर पहुंची, बिजली तो घर घर पहुंची, बिजली रोड सड़कें तो बनी, बिजली घर घर पहुंची। मेरे भी करते पहले जब सरकारी बिजली थी और हम लोग जो है वो पहले वो कौन बल्ब होता था, फिलामेंट वाला, उस टाइम में 200-300 रुपया जो है बिल आता था। अभी सारे घर में LED लगे हुए, लेकिन एवरेज जो है 2,000 रुपये का बिल आता है। अच्छा, एवरेज फैमिली में जो है, बाकी लोग का ज़्यादा भी आ सकता, कम भी आ सकता। तो ये क्या है? सारी चीज़ों को हम लोगों ने ठेकेदारों के हाथ में दे दी। इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं, कहने आप अपने सामने रोड देख लीजिए,
यही सामने जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, और इसी रोड में एक विधायक का भी मकान है। इसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे या और कोई नाम समझाइए, क्या कहेंगे इसको? अच्छा ये बताइए कि अभी एक बात निकली थी हाँ, कि सीए एनआरसी को लेके एक बात निकली थी, तो क्या अल्पसंख्यक समुदाय इसको लेके भी नीतीश कुमार से नाराज है क्या, उनके स्टैंड को लेके? इलेक्शन जब शुरू हुआ था, याद होगा, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी बिहार आए थे। उनके भाषण का प्रमुख मुद्दा था कि एनआरसी या सीसीए जो है ये आपको कोरोना की वजह से थम गया था, लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करें। ये बोलने की क्या ज़रूरत थी आपको? आपने कानून बना दिया, आपके जो है जितने भी कार्मिक हैं वो कर रहे हैं। ये इलेक्शन के ऐन मौके पर बोलने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए नीतीश जी ने अभी सफाई दी, उन्होंने कहा कि नीतीश जी के सफाई देने से कुछ नहीं होगा। अब उस मुकाम पर भी वो नहीं रहे कि सफाई हम देंगे। तो आपको लगता है क्या अल्पसंख्यक के अलावा अन्य लोग? अल्पसंख्यक का मसला कोई अलग मसला नहीं है। नहीं, अलग मसला नहीं। रोजी रोटी का उसका भी मसला है, सामाजिक मसला है, पढ़ाई लिखाई मसला, किसी भी जाति और धर्म का अलग नहीं, सबका मसला एक है। और जो लोग भी, चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो, इसको अलग अलग करके उठाते हैं तो समझिए वो भी उसमें शामिल है। और मसला एक ही है सब जी, सब कोई समुदाय का आधारित मसला नहीं ना। हम जाएंगे सत्येंद्र शरण जी के पास में। शरण जी, हम आपके पास आएंगे। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने एक पहली बात यह है कि नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट दिए। आप टोला सेवक कह लीजिए, तालीमी मरकज़ कह लीजिए, नियोजित शिक्षक कह लीजिए, काफ़ी बहालियाँ होगी और काफ़ी परिवारों का रोजी रोटी का सहारा होगा। उसके बाद लेकिन अभी इस मुद्दे को काटने के लिए तेजस्वी जी ने ये कहा कि हम सबको नियमित करेंगे। तो क्या ये भी एक मुद्दा लोगों के बीच गया कि नहीं, लोग भरोसा करने लगे तेजस्वी यादव पे कि ये ठेका प्रथा को समाप्त करके हमको नियमित कर देंगे, तो इसलिए भी लोग उधर जाने की सोच रहे हैं, उनको वोट करने की सोच रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। एक हर कोई का पीरियड होता है। जैसा अभी अशफाक भाई ने भी कहा और लोगों ने कहा कि पहला टर्म जब नीतीश जी आए थे तो उन लोगों ने इसी करप्शन, ये जंगल राज के खिलाफ में वोट लिया था। जैसे मोदी ने 2014 में करप्शन, मंदिर, इन सबों के नाम पर वोट लिया, लोगों ने वोट दिया। ज्यों ज्यों आपका टेनर बढ़ता जा रहा है, सेकंड टर्म में आप डाउनफॉल कर गए, थर्ड में तो आप खत्म ही हो गए। थर्ड में तो आप जीते हैं महागठबंधन के साथ जीते हैं, आप एनडीए से नहीं जीते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन का पार्टनर था जो जीता, और वो जुड़ा एनडीए से, वो महागठबंधन का पार्टनर था। बीच में छोड़ के वो एनडीए में एक साथ सब होगा। वो क्यों? कुर्सी के लिए। कुर्सी तो पहले बची हुई थी उनकी। नहीं, कुर्सी पट नहीं रहा था, इसलिए नहीं पट रहा था कि तेजस्वी, वहां लालू यादव से ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था तेजस्वी, और तेजस्वी इज बिकमिंग ए फोर्स ऑफ यूथ। युवाओं के बीच में वो अपना एक इमेज बनाया है। मैं जो महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं युवाओं के साथ ज्यादा रहता हूं, वो आप कहते हैं कि तेजस्वी 9th या 10th पास है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो हमको नहीं पता कि मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं, हमको नहीं पता कि स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी हुई है। पब्लिक इसको ये नहीं कर रही है, अहमियत नहीं दे रही है, कोई अहमियत नहीं दे रहा है उसका। अभी जैसे लोगों ने कहा कि जैसे 2 करोड़ रोजगार मोदी को पावर में लाया, वो 10 लाख रोजगार इसको भी पावर में लाएगा। और ये मेरा जैसा अपना अनुमान है, ये मैं लालू यादव का बेटा है, लालू यादव ने चरवाहा स्कूल खोला था, चरवाहा विद्यालय। हाँ, चरवाहा विद्यालय खोला था। चरवाहा विद्यालय खोलने का मकसद क्या था? साक्षर बनाओ गांव को। लेकिन वो यही कॉकस ने उसको योजना फ्लॉप हो गई।
फ्लॉप किया और उसको जेल ऐसा भेजा, बाकी लोग छूट गए, चारा घोटाले से बाकी लोग छूट गए। लालू क्यों नहीं छूट रहा है? लालू बाहर आएगा तो फिर वो डाउन को, सर ये तो कोर्ट का मसला है ना। हाँ ये तो कोर्ट डिसाइड कर रही है कि कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा। हाँ ठीक है, वो कोर्ट का जो भी है, लेकिन है लालू और वो एक फोर्स है और वो रहेगा। तेजस्वी भी एक फोर्स बन रहा है, नई टाइप का फोर्स तो तैयार कर रहा है, जो पिछले 5 साल में सीखा है उसने। मतलब परिणाम चाहे इलेक्शन का जो भी हो, लेकिन आपको लगता है तेजस्वी जो है एक बड़े फोर्स बन के उभर रहे हैं। सरकार बनेगी नहीं बनेगी इसकी वो दैट इज डिफरेंट थिंग। हम रहबानी राकेश जी के साथ जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी गांव में, हम बिल्कुल आपसे गांव के बारे में पूछना है, गांव में क्या माहौल है और क्या सत्ता परिवर्तन अगर लोग चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या? परिवर्तन तो किसी अच्छे चीज के लिए होना चाहिए, जंगल राज के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा जी। तो मैं परिवर्तन क्या चाहते हैं लोग? उन्हीं बातों पर रोशनी डालना चाहूँगा कि लोग गांव के क्या चाहते हैं, यानी कि वोटर जो साधारण हैं वे क्या चाहते हैं। सारे लोगों ने करीब करीब उस तरह की बातें कह दी है। मैं थोड़ा स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आम जनता जो है वो भयभीत है, त्रस्त है, आतंकित है। और जनता त्रस्त और भयभीत किससे है? हत्या, बलात्कार, सड़क चौराहे पर दिन दहाड़े हत्या बलात्कार का होना, मंदिर मस्जिद के नाम पर सैकड़ों जानों का जाना, बलिदान होना, एनआरसी, सीए, सिटीजनशिप रजिस्टर, 2 नंबर नागरिकता, इस तरह के ढेर सारी बातों से जनता परेशान है, भयभीत है और त्रस्त है। आम जनता परेशान है कि अल्पसंख्यक समुदाय? आम जनता परेशान है। अल्पसंख्यक कुछ हद तक ज्यादा हैं, क्योंकि उनके मामले को लेकर ज्यादा उछाला गया है, उन्हें ज्यादा डराया गया है, और उन्हें ज्यादा भ्रमित भी किया गया है, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। लेकिन समझदार जो मुस्लिम गैर मुस्लिम हैं वे भी भयभीत हैं, त्रस्त हैं। क्यों हैं? उन्होंने कोरोना में देखा है कि कितनी तकलीफ़ें उठाकर उनको अपने घरों तक आना पड़ा है, जो अन्य वक्ताओं ने इस पर बता दिया है। हमारे यहाँ जो है कि लोग यूपी से आए रिक्शा पर, कुछ लोग ऐसे आए कि रास्ते में डिलीवरी हो गया और पुलिस ने उसकी पिटाई की। इस तरह की ढेर सारी बात जनता को याद है और जनता निजात चाहती है ऐसे हुकूमत से। नहीं, लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कानून का राज स्थापित किया, यही तो बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज, उनको लालू जी के कार्यकाल को जंगल राज बताते हैं। आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी ने कुछ काम बेशक अच्छा किए हैं, लेकिन इधर कुछ बयानात जो एनआरसी सीए के मामले में उसके ऐसे आए, और कोरोना से पीड़ित या कोरोना के वजह से जो बिहारी मजदूर बाहर थे उनके लिए कोई यथोचित सहयोग नहीं करने से लोग उनसे वो जो नाराज हैं। प्रवासी श्रमिक हैं वो तबका भी नाराज है उनसे, बेहद नाराज चाहे वो है। जिस समुदाय का मैं हो, एक-एक जिस धर्म करके का हो। बता रहा हूँ। मैं चूंकि फील्ड में घूमता हूँ सर, लेकिन मैं उसमें बहुत जमीन- सारे, सर एक मिनट, उसमें तो बहुत सारे लोग वापस चले गए, कहा जाता है काम के लिए चले गए। क्या तो- करें? भूखा लोग तो क्या फिर करेंगे? वो भूखे प्यासे तो हैं। उनका तो कोई वोट होगा नहीं, ये वोट को कैसे प्रभावित करेगा? उनका वोट ना भी हो, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उनके परिवार पर है, उनके आम समाज पर वालों का, वो चले जाए, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया हुई है उससे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और निजात चाहती है। और बहुत अच्छी बात यह हुई कि जनता कम्युनल फोर्स से निजात चाहती है। दूसरी तरफ अच्छी बात यह हुई कि सेकुलर फोर्स एक जगह यूनाइट हो गए महागठबंधन के नाम से, और तेजस्वी जिसको लीड कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जनता को एक उम्मीद बंधी है कि ये जो सेकुलर फोर्स का गठन हुआ है,
अगर इसकी सरकार बनती है तो हमें राहत मिलेगी, हमें निजात मिलेगी। बस जनता यही सोच रही है कि छोड़ो उन सब बातों को, हाँ हम मंदिर मस्जिद से छुटकारा पा जाएंगे, हम जो है कि CA NRC से छुटकारा पा जाएंगे, हमारी समस्या का निदान यही लोग करेंगे। जनता में ये विश्वास जगी है और इसी विश्वास और साथ ही साथ तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया, कुछ लोगों की नौकरियों को परमानेंट करने की बात कही, जगह जगह वो जाते हैं कुछ न कुछ ऐलान करते हैं, इसका असर तो उन्हें पड़ा ही। और जहां तक रहा नीतीश कुमार का ग्राफ क्यों गिरा, तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको लगता है ग्राफ गिरा है? हाँ, एकदम बेहद गिरा है। और ग्राफ जो गिरा उसके ये कारण तो मैंने बताया ही, लेकिन बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे के अलावा आम जनता भी ये जानती है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ 5 वर्ष मांगा था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि आप हमें 5 वर्ष दे दो, हम बिहार की सूरत बदल देंगे। लेकिन 15 साल जनता ने उनको दे दिया और 15 साल में बिहार की सूरत क्या बदली, बिहार और भी बदनुमा सूरत उसकी हो गई। इसलिए जनता उस पर बहुत ही गुस्सा है, खफा है और जनता इसका परिणाम नीतीश को भुगतना पड़ेगा। अरमान जी, हम फाइनल कमेंट के लिए राहुल मिश्रा जी और शैलेंद्र शरण जी के पास जाना चाहेंगे जी। मेरा 1-2 सवाल है सर कि क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिक्स को MY समीकरण से आगे लेके चले गए? एक नया समीकरण उन्होंने बनाया, अगर हम MY समीकरण की बात करें तो। और दूसरी बात, ये 2-3 सवाल मैं रख देता हूं, आप दोनों ही लोग इस पे फाइनल कमेंट करेंगे। दूसरी बात ये कि लोजपा कितना बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में, MIM की सत्ता प्रभावित करेगा, और क्या पोस्ट पोल अलायंस की कोई संभावना भी बनती है क्या? अक्सर अब कहा जाने लगा है कि खेल तो अभी बाकी है, खेल तो चुनाव के बाद होगा। तो क्या इस पे हम आप दोनों के फाइनल कमेंट चाहेंगे सर? ये बात सही है कि पूरी राजनीति की अगर समीक्षा की जाए तो कहना होगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि खेल अभी बाकी है, तो खेल तो बाकी है, इसमें कोई खेल बाकी है। खेल बाकी है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति से देश गुजर रहा है उसमें खेल पहले भी बाकी रहता था और आज भी। हम बिहार के संदर्भ में सर बात कर रहे हैं, मैं बिहार के ही संदर्भ में बात कर रहा हूँ। बिहार उसका टुकड़ा है, ऐसा नहीं है कि बिहार को केंद्र की राजनीति प्रभावित नहीं करेगी और बिहार की राजनीति केंद्र को प्रभावित नहीं करेगी, ऐसा होता नहीं। राजनीति जब सेट होता है, और बिहार इस मामले में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट रहा है राजनीति सेट करने के मामले में, तो ये सारी बातों को अगर मिला के देखा जाए तो बीजेपी के तरफ से खेल अभी बाकी है। चिराग को ला करके उसने खेल को बाकी रखने की कोशिश की है, क्योंकि नीतीश कुमार भी मोदी के बहुत फेवरेट तो नहीं है शुरू से, बहुत सारे कारण हैं, उसको अभी गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कि मोदी के बहुत करीबी नहीं रहे हैं, बहुत विश्वस्त नहीं रहे हैं, खास करके हिंदूवाद के नाम पर। अच्छा, बहुत विश्वसनीय नहीं है वो। हिंदूवाद के नाम पर बहुत विश्वस्त साथी नहीं रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि बीजेपी और RSS का हिडन एजेंडा जो है उसके बहुत विश्वस्त साथी नहीं है नीतीश कुमार। इसी नीतीश कुमार से अगर पल्ला झाड़ लिया जाए तो बीजेपी के लिए बेहतर है। इसे खेल तो बाकी है। दूसरी तरफ वाम के साथ जो अलायंस करके अभी जो महागठबंधन बना, जिसमें कि कांग्रेस आया, ये उस दिन की याद दिलाती है जब हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए अगेंस्ट में हम लोग लड़े। उस समय हम लोगों ने RSS को भी साथ में लिया था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में हमारा सबसे बड़ा खतरा था। तो आज उग्र हिंदूवाद और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा चल रहा है, उसका वो हिडन एजेंडा के विरुद्ध में ये महागठबंधन एक मजबूत मैसेज देगा बिहार का जो ये चुनाव। सर, वाम दलों को महागठबंधन में अच्छा खासा सीट दे दिया, शेयर जैसे माले को 19 सीट दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि वाम का अभी भी इतना बड़ा जनाधार है कि इतने सीट उनको दिए जाने चाहिए थे? देखिए, ये इस तरह के जब नैरेटिव सेट होते हैं, जब इस तरह के राजनीति प्रिवेल करती है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि जनाधार क्या है। अगर राजनीति प्रिवेल कर रही है तो वो वाम को भी खींच के ले जाएगी और दाम को भी खींच के ले जाएगी।
अभी का आपका कहना है कि वो प्रिवेल कर रहा है, वो प्रिवेल कर रहा है, राजनीति प्रिवेल कर रहा है, नैरेटिव जो सेट हुआ है वो प्रिवेल कर रहा है। प्रिवेल कर रहा है। हाँ। इसलिए वाम को हो सकता है फायदा मिल जाए इस बार, अच्छा, सीट हो सकता है वाम का बढ़ जाए इस बार, जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वहां भी जीत जाए। हाँ। 1977 में महेंद्र सरदार को हम लोग नहीं जानते थे और यहाँ से एमपी जीत गया था, नाम तक नहीं सुने थे हम लोग उसका, और यहाँ से एमपी में जीत गया था महेंद्र सरदार। तो ये इस तरह की राजनीति जब प्रिवेल करती है, जब जनता त्रस्त होकर के राजनीति वोट देती है, अपने दुखों के कारण से वोट देती है, उस समय तो जनता को परिवर्तन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसे परिवर्तन चाहिए। और वो नैरेटिव सेट हो चुका है तेजस्वी के नेतृत्व में, और उसे अब रोका नहीं जा सकता। सरकार बनेगी नहीं बनेगी कहना तो वो अलग बात है, वो एक अलग सवाल है। अगर सरकार नहीं बनेगी तो आंदोलन खड़ा होगा, याद रखिएगा, ये कारवां रुकेगा नहीं। सरकार अगर नहीं बनेगी तो बिहार से फिर एक आंदोलन खड़ा होगा, क्योंकि इन्होंने कोरोना में और सारी चीजों में जिस तरह रुलाया है आम जनता को, किसानों को जिस तरह से ये रुला रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने ये LIC बेच कर, क्या इसका प्रभाव गांव पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। एक एक आदमी गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी का बीमा बिकता है तो LIC का बिकता है। तो ये सब पॉलिसीज गवर्नमेंट रेलवे को जो करने जा रहे हैं प्राइवेट, क्या उसका तो असर नहीं पड़ेगा? तो गाँव के लोग समझ रहे हैं इन बातों को, बिल्कुल समझ रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आम वोटर समझ रहा है इन बातों को, बिल्कुल समझ रहा है, समझ के वोट देने जा रहा है। इस बार गुस्से में वोट देने जा रहा है, भूख के कारण वोट देने जा रहा है, करप्शन के कारण से वोट देने जा रहा है। ये नैरेटिव सेट हो चुका है बिहार में। थैंक यू शरण जी। अब मैं राहुल मिश्रा जी से फाइनल कमेंट चाहूंगा कि AJP, MIM वगैरह ये कितना फैक्टर आपको लग रहा है कि इनका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव परिणाम पे? जो और गठबंधन है रालोसपा के, ऐसा होता है कि ये जो क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि अचानक प्रखर रूप में सामने आ जाती हैं चुनाव के समय में, तो इन लोगों का वजूद चुनाव से 48 घंटे पहले तक होता है। अच्छा, उसके बाद और वो जो बाकी 48 घंटे का जो वक्त होता है वो उनका मतलब अवसान का काल होता है, वो नीचे जाते हैं। ठीक। तो वही स्थिति इनकी भी है। जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात है, इसलिए चिराग पासवान की बात की जाती चाहिए क्योंकि वो उस विरासत को लेके चल रहे हैं। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं। जो रामविलास पासवान जी चला रहे थे, 42-43 साल का उनका ये राजनीतिक जीवन रहा, जिसमें वो सांसद या विधायक रहे और 32 साल तक मंत्री रहे। तो एक इतने ही, और कोई उन पर दाग नहीं लगी। हाँ, जो दाग होती है वो नहीं लगी। तो इतनी ऐसा तब कहा जा सकता है कि इतनी सुचिता से राजनीति करने वाले का सुपुत्र अगर इस तरह का निकले कि वो एक नकारात्मक राजनीति करे। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट। चिराग पासवान नकारात्मक राजनीति, बिल्कुल, मैं बता देता हूँ उसको, वो स्पष्ट है। 2-3 चीजें स्पष्ट है। हमारी राजनीति भी हमारी सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती है। नीतीश जी एक बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो वहां सीनियरिटी होगी। एक लंबे समय तक वो केंद्र में मंत्री रहे हैं और अच्छे प्रधानमंत्रियों के संपर्क में रहे हैं और उनके पसंदीदा रहे हैं। परिपक्व नेता ही हैं। 15 साल का मुख्यमंत्रित्व काल भी रहा है। उनसे कुछ गलतियां हुई है जिसकी सजा देने के लिए हम लोग बहुत सारे जनता जो है वो बैठी है, और यही तरीका है राजनीतिज्ञों को सजा देने का। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग उनके लिए किया जा रहा है चिराग के द्वारा, जो कि अभी बिल्कुल बच्चा है, तो उस पार्टी का संस्कार में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और नकारात्मकता है, ये आपको समझ में आती है। दूसरी बात, नकारात्मकता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि वो ये नहीं कहता है कि मुझे वोट दो। जाहिर बात है कि अगर वो आप मुझे वोट देंगे तो नीतीश जी का वोट जाएगा। हाँ। वो कहता है नीतीश जी को वोट मत दो। ये एक अजीब सी राजनीति है। नीतीश जी को वोट मत दो, ये भी नहीं कहता हमको वोट दो, वो कहता है हम तो जीत रहे हैं, नीतीश जी को वोट मत दो। तो अब ये जो राजनीति, अब ये तो या तो फिर जैसा बहुत लोगों ने कहा, क्योंकि कोई प्रमाणित मेरे पास नहीं है कि भाजपा ही इसको ये कोई प्रमाण नहीं, लोग बात कर रहे हैं, ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। हैं लोग। तो ये निहायत ही जो है सो नकारात्मक राजनीति का जो है सो सृजन कर रहे हैं, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो नकारात्मक ही राजनीति करते हैं।
जैसे आप देखें, अगर नोटबंदी को उठाया जाए, अभी अप्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि ये लंबे समय तक हम लोगों के लिए प्रासंगिक रहेगा। नोटबंदी से क्या फायदा मिला नहीं मिला उसको हम लोग समीक्षा नहीं करें, लेकिन नोटबंदी से हम लोग शांति से क्यों नोटबंदी को बर्दाश्त कर गए? क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा डॉक्टर साहब बहुत कमा रहे थे, सब तो माल डॉक्टर साहब का चला गया, हमारा कितना गया उससे हम परेशान नहीं है, डॉक्टर साहब का ज्यादा चला गया इससे हम खुश हैं। अच्छा, तो ये नकारात्मकता है। डॉक्टर साहब खुश है कि कलेक्टर साहब का चला गया, अच्छा, कलेक्टर साहब खुश है कमिश्नर साहब का चला गया, सब बात के बाद अंबानी जी का चला गया। तो हर आदमी कष्ट में था, लेकिन प्रसन्न इसलिए था कि हमसे ज्यादा डूबने वाले सामने बैठे। अच्छा, तो ये नकारात्मकता थी, ये जरा पासवान की भी राजनीति नकारात्मक राजनीति है। जहां तक प्रश्न है नीतीश जी के बदल जाने का या बदलाव की, परिवर्तन की जो बातें हो रही है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और नीतीश जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं। अभी 9 जुलाई को मैं पहली बार आया लॉकडाउन के बाद अररिया जी, तो एक मुजफ्फरपुर ये हाईवे से, हाजीपुर हाईवे से बीच से एक सड़क है जो गोबर सही में निकल जाता है मुजफ्फरपुर के, वो 7-8 किलोमीटर की दूरी। सड़क बहुत खराब थी। 9 सितंबर को जब आ रहा था पटना से, तो वो सड़क बन रही थी और जाहिर बात है कि 20 सितंबर को जब लौट रहे थे तब भी बन रही थी और 29 अक्टूबर को जब आ रहे थे तो वो सड़क टूट गई जी। तो मेरी पत्नी थी साथ में, उनको लगता है था कि सुनील नीतीश जी ने अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उनको थोड़ा है सेटिस्फैक्शन। तो हमने कहा कि नीतीश जी को इसीलिए बदल जाना चाहिए क्योंकि ये सड़क 1 महीने 20 दिन भी नहीं देख पाई और ये टूटी हुई सड़क। तो उनकी पकड़ कितनी ढीली हो गई है पदाधिकारियों पर। अभी लोगों ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी उनकी पकड़ ढीली, बिल्कुल ढीली हो गई और अब उनको आराम चाहिए, आराम मतलब आप वही बात कह रहे हैं जो तेजस्वी कह रहे हैं, वो थक गए। नहीं, थक गए, बिल्कुल थक गए। युवा जोश चाहिए तभी चलता है। जब हमारे यहाँ भी तो भाई, जब हमारे यहाँ अररिया में अगर कोई युवा कलेक्टर आता है तो हम लोग बहुत, एसपी आते हैं तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे हो वो अलग बात है सर। युवा जोश तो ठीक है सर, लेकिन सवाल ये भी है, परिवारवाद भी तो है कि भाई परिवारवाद। देखिए अब ये सवाल उठता है कि हम कई एक चीज नहीं पा सकते हैं, और अगर हिंदू धर्म से हम हैं और बड़ा हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो हम तो सीधा कहते हैं कि द्रौपदी को भी 5 पति लेना पड़ा था। हर चीज नहीं मिलेगा, परिवारवाद भी चाहिए, विद्वान भी चाहिए, मृदुभाषी भी चाहिए। उस सिनेमा का हीरो नहीं चाहिए कि चोरी भी करेगा तो 1 नंबर करेगा, गाना भी गाएगा तो 1 नंबर करेगा, प्यार भी करेगा तो 1 नंबर। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। नहीं, हर जगह आपको पॉलिटिक्स नहीं, आपको जीवन में भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आपको ये कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि आप IIT में अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है? आपको वहां भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंजीनियर हैं सर जी, तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन का मैंने नाम लिया। आप बताएं कि अगर मैं वहां एडमिशन ले लेता तो क्या मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत चीज से डिप्राइव्ड ऑफ हो रहा हूँ? लगता है। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग सर, दिस इज द वर्ल्ड जहां पर कि कोई चीज मुफ्त नहीं है। सेम अप्लाइड फॉर द पॉलिटिक्स आल्सो। यस, वही चीज आपके पॉलिटिक्स में है। नायक जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। क्या आपको लग रहा है जो प्रेजेंट सिनेरियो है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का 7 को वोटिंग होंगी जिसमें हम लोग या ये जिला भी शामिल है, इसके 6 सीट भी शामिल हैं, टोटल 78 सीट पे चुनाव होना है। तो क्या लग रहा है, क्या एक हंग असेंबली की तरफ हम जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि पोस्ट पोल एक और अलायंस होगा, जो अभी अलायंस के अलावा एक नया कोई अलायंस बन सकता है? क्या किसकी संभावना दूर की भी है क्या? नहीं, पोस्ट पोल अलायंस की संभावना तो दिखाई पड़ रही है। इनकेस नहीं होगा तो ये लोग राजनीतिक लोग हैं, किसी तरह के अलायंस से कोई परहेज नहीं करेंगे। सत्ता के लिए किसी के साथ मिला सकते हैं, मतलब इसकी संभावना भी है? बिल्कुल संभावना है, अलायंस की संभावना है, बिल्कुल संभावना है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इन लोगों की कुर्सी केवल नजर आती है, कोई जनता का हित हो नहीं हो, सब इसके प्रायोरिटी में नहीं आती है। पोस्ट पोल का संभावना है और ये 3rd चरण में हमको लगता है कि महागठबंधन कुछ पूर्व की अपेक्षा ज्यादा सीट लाएगा, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, होने की कगार पे है, होने की तरफ बढ़ रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि नहीं यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए, अभी हम 3rd 4th का मीडिया आकलन देख रहे हैं आज तक का। अगर हम मीडिया के और एनालिसिस पर विश्वास करें, आप अपनी एनालिसिस की बात करिए सर। मुझको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट परवेश साहब ऐसा कहना। हाँ, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन हवा का रुख ये बता रहा है
कि एनडीए इस बार थोड़ा पीछे रहने की संभावना है। ये संभावना ये संभावना बिल्कुल बहुत बहुत आप नो डाउट इन आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया संवाद की तरफ से। तो मैं संवाद के आयोजक और मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीच बीच में ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर आप सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट का बुद्धिजीवियों का राय लिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और परवेश साहब ने बहुत अच्छा से कंडक्ट किया, विविध विषयों को सबको लेकर के किया, इसके लिए धन्यवाद।